यदि एक भाषा कक्षा में शिक्षक केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच ही समानता और अंतर को इंगित करता है तो उसका जो शिक्षण स्तर। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संडे है और आज हम एक टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड टेस्ट और इसमें 15 क्वेश्चन होंगे और आप देख लीजिएगा कि हिंदी पेडागोजी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्न में से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो यदि हम ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखा जाना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रकरण का ध्यान रखा जाना चाहिए, अनुदेशनात्मक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, प्रश्नों के स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन शिक्षण समय का ध्यान नहीं रखना चाहिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही हो जाएगा। एक तकनीक जिसमें मूल रूप से छात्रों को कक्षा लेने से पहले पाठ की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है, डैश है। क्या है वो विधि जिसमें मूल रूप से छात्रों को कक्षा लेने से पहले पाठ की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? 100 अधिगम है, पलटी कक्षा यानी कि फ्लिप्ड कक्षा है, गैमिफिकेशन है या चर्चा विधि है? तो जिसमें मूल रूप से छात्रों को कक्षा लेने से पहले पाठ की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है वो है पलटी कक्षा यानी कि फ्लिप्ड कक्षा। ठीक है, और देखिए फ्लिप्ड कक्षा क्या होती है ये भी देख लीजिए। फ्लिप्ड क्लासरूम एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें छात्र कक्षा के बाहर नई सामग्री सीखते हैं और फिर उस ज्ञान को कक्षा में लागू करते हैं। ठीक है, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? एक शैक्षणिक दृष्टिकोण होता है जिसमें छात्र कक्षा के बाहर नई सामग्री सीखते हैं और फिर उस ज्ञान को कक्षा में लागू करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, किस तरह से जा सकता है? वह कौन सी कक्षा विधि है, वह कौन सी कक्षा है जिसमें कक्षा के बाहर नई सामग्री छात्र सीखते हैं और फिर उस ज्ञान को कक्षा में लागू करते हैं? तो वो है पलटी कक्षा यानी कि फ्लिप्ड कक्षा। ठीक है, यह पारंपरिक दृष्टिकोण के विपरीत है जिसमें छात्र कक्षा में नई सामग्री सीखते हैं और फिर उस ज्ञान को कक्षा के बाहर लागू करते हैं। ठीक है, फ्लिप कक्षा में और क्या होता है? फ्लिप कक्षा में छात्र व्याख्यान देखते हैं या घर पर अन्य कक्षा पूर्व गतिविधियां पूरी करते हैं। इससे उन्हें अपनी गति से सीखने और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर प्रश्न पूछने की अनुमति मिलती है। ठीक है, कक्षा में छात्रों को समस्याओं पर काम करने, एक दूसरे के साथ सहयोग करने और शिक्षक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। तो ये होती है फ्लिप्ड कक्षा यानी कि पलटी कक्षा। ठीक है, अब देखिए SGPA का क्या अर्थ होता है? सिंगुलर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेलेक्टिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज या सेमेस्टर ग्रुप पॉइंट एवरेज। तो SGPA का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। ये होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, ये SGPA क्या होता है ये भी देख लीजिए। यह एक सेमेस्टर में छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मापन है। इसकी गणना एक सेमेस्टर में किए गए सभी पाठ्यक्रमों के ग्रेड अंकों के औसत से की जाती है। तो जो भी जैसे पता ही होगा कि सेमेस्टर टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो सेमेस्टर टेस्ट लिए जाते हैं छात्र का, जिससे कि पता चलता है कि छात्र ने कितना अच्छे से अपना शैक्षिक गतिविधियाँ की हैं। ठीक है, उसने क्लास में कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, उसका टेस्ट लिया जाता है और उसी के अनुसार ग्रेड अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, पेडागोजी ऑफ ऑपरेज्ड दमितों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक में भेद किया गया है। किस चीज़ में दमितों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक में भेद किया गया? शिक्षा शास्त्र और शिक्षण में, अध्यापक और अभिभावकों में, अत्याचारी और निग्राहक में या अत्याचारी एवं दमित में। तो जो बुक है पेडागोजी ऑफ ऑपरेज्ड, इसमें जो भेद किया गया है वो किया गया है अत्याचारी एवं दमित में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो बुक लिखी है पाउले फ्रेरे ने। ठीक है, जैसा देख पा रहे होगे आप, पाउले फ्रेरे द्वारा ये अत्याचारी एवं दमित के बीच अंतर करते हुए ये बुक लिखी गई है। इनका कहना था कि अत्याचारी वे हैं जिनके पास सत्ता है और वे दूसरों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, जबकि दमित वे हैं जो उत्पीड़कों की शक्ति और नियंत्रण के अधीन है। फ्रेरे का तर्क है कि अत्याचारी एवं दमित के बीच का संबंध प्रभुत्व और अधीनता का है। ठीक है, शिक्षण के बोध स्तर की संरचना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको हमें व्यवस्थित करना है। संगठन, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, स्वांगीकरण और पाठ मतलब कि पठन। तो इनको संगठित करना है हमें। ऑप्शंस दिए हुए हैं CDBAE, BCDAE या ABCDE। तो आपको बताना है कौन सा क्या पहले होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? अन्वेषण आता है, यानी कि खोज करना होता है। तो सबसे पहले तो B आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए B किसमें? इन तीनों में तो B सेकेंड वाले में है, तो इसका मतलब सेकेंड ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अन्वेषण के बाद क्या आता है? अन्वेषण के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, उसके बाद आता है स्वांगीकरण। ठीक है, उसके बाद आता है संगठन और उसके बाद आता है पाठ या पठन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक को मैं समझा देती हूँ। अन्वेषण क्या होता है? इस चरण में छात्रों की प्रारंभिक शिक्षा का पता लगाने के लिए परीक्षण जांच करना शामिल है। ठीक है, यह बोधगम्य
अनुक्रम प्रदान करता है जहां उसे शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है अन्वेषण में। ठीक है, अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, तो खोज की जाती है छात्रों की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, प्रस्तुतिकरण क्या होता है? शिक्षक छात्रों को नई सामग्री प्रस्तुत करता है। यह विभिन्न विधियों से किया जा सकता है, जैसे व्याख्यान, प्रदर्शन या समूह गतिविधियां। ठीक है, अन्वेषण के बाद वो प्रस्तुतिकरण करता है। उसके बाद सौंगीकरण क्या होता है? छात्र नई सामग्री को जो शिक्षकों द्वारा छात्रों को दी गई है सामग्री, उसको वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर समझने का प्रयास करता है। वे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने सहपाठियों के साथ सामग्री पर चर्चा कर सकते हैं या अभ्यास समस्याओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या होता है, शिक्षक क्या करता है? छात्रों के बारे में पता लगाता है कि छात्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या चीजें सीखी हैं। उसके बाद वो एक प्रस्तुतिकरण के द्वारा नई सामग्री प्रस्तुत करता है छात्रों के सामने। ठीक है, उसके बाद सौंगीकरण में क्या होता है? छात्रों के सामने जो सामग्री पेश की जाती है उसमें वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है कि मुझे इसके बारे में पता है कि नहीं, और जो प्रश्न दिया गया है वो उसके बारे में अपने सहपाठियों के साथ बात कर सकता है। ठीक है, या समस्याओं पर चर्चा भी कर सकता है। इसके बाद देखते हैं संगठन। संगठन क्या होता है? छात्र नई सामग्री को एक सुसंगत ढांचे में व्यवस्थित करते हैं। वे अवधारणा मानचित्र बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं या सारांश लिख सकते हैं। तो जब वो इन सब के बाद सहपाठियों के साथ चर्चा कर लेता है, ठीक है, जो उसको सामग्री दी गई है उसको समझने का प्रयास करता है, इसके बाद क्या करता है? वो संगठित करता है उन चीज़ों को, नई सामग्री को सुसंगत रूप से व्यवस्थित करता है। ठीक है, इसके बाद पठन में क्या होता है? छात्र नई सामग्री को याद करने और उसे प्रयोग करने में सक्षम है। उनसे प्रश्नों के उत्तर देने, समस्याएं सुलझाने या प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा जा सकता है। तो ये होते हैं क्रम। ठीक है, BCDAE जो है वो सही क्रम होगा इसका। के स्तर को समझने में डैश शामिल है, मेमोरी शामिल है, कौशल, अंतर्दृष्टि या रचनात्मकता। तो इसमें से क्या शामिल है शिक्षण के स्तर को समझने के लिए? तो देखिए कौशल जो है वो शिक्षण के स्तर को समझने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो शिक्षण के स्तर को समझने में कौशल शामिल है, और क्या शामिल है? अंतर्दृष्टि शामिल है। ठीक है, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेमोरी तो किसी चीज को भी, जो मेमोरी क्या होती है? याद करना होता है ना, तो जो हमारे माइंड में है उसे याद करना मेमोरी होती है। रचनात्मकता भी मतलब क्रिएटिविटी होती है। तो इसका संबंध शिक्षण के स्तर को समझने में नहीं है, इन दोनों का जो है अर्थ है शिक्षण को के स्तर को समझने में। ठीक है, तो कौशल और अंतर्दृष्टि ही सही आंसर हो जाएगा। पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतीकात्मक चरण, शब्दावली चरण, सम्मिश्रण चरण या सचित्र चरण। जब बच्चे के द्वारा अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न की जा सकती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? शब्दावली चरण कहा जाता है। ठीक है, एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र जो छात्रों को यथास्थिति के भीतर शक्ति संरचनाओं और असमानता के स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, किसके द्वारा अग्रेसित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, पाउले फ्रेरे के द्वारा या सुकरात के द्वारा? तो ये किसके द्वारा अग्रेसित किया गया था? ये किया गया था पाउले फ्रेरे के द्वारा। ठीक है, डैश एक शिक्षण उपागम है जो विद्यार्थियों को वर्चस्व और उन पर प्रभुत्व रखने, मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रश्न उठाने और चुनौती देने में मदद करने का प्रयास करता है। आगमनात्मक उपागम, ह्यूरिस्टिक विधि, समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र या निगमनात्मक उपागम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। ठीक है, एक भाषा कक्षा में यदि एक शिक्षक केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच समानता और अंतर को इंगित कर रहा है तो उसका शिक्षण किस स्तर का है? स्वायत्त विकास स्तर, स्मरण शक्ति स्तर, समझ का स्तर या चिंतनशील स्तर। यदि एक भाषा कक्षा में शिक्षक केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच ही समानता और अंतर को इंगित करता है तो उसका जो शिक्षण स्तर है वो समझ का स्तर है। वो समझ बना रहा है छात्रों के बीच व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच समानता और अंतर को लेकर। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। कल मंडे है, कल होगी CDP की क्लास, तो देखना मत भूलिएगा। डेली 11 बजे आपको क्लास मिलेगी। थैंक यू सो मच।